नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का द करंट अफेयर शो के वीकली एपिसोड में। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे 7 सितंबर से 14 सितंबर तक के करंट अफेयर की। 6 सितंबर तक का करंट अफेयर मैं आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, जिसके वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आज के इस वीडियो में काफ़ी सारे ऐसे करंट अफेयर हैं जो कि ज़रूर आपको आने वाले एग्जाम्स के अंदर पूछे जाएंगे। तो आइए एक एक करके शुरू करते हैं और आपको ये वीडियो अंत तक देखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, पहला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस उस दिन मनाया जाता है जिस दिन हिंदी को हमारी राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था, और वो दिन है 14 सितंबर। 14 सितंबर को प्रतिदिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको मैं बता दूं कि 14 सितंबर 1949 का वो दिन था जब हिंदी को, देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को हमारी राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था हमारी संविधान सभा के द्वारा। इसके अलावा हमारे संविधान की अनुसूची 8 में 22 संवैधानिक भाषाएं और भी हैं, लेकिन इन सब में हिंदी को हमारी राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। संवैधानिक भाषाएं हमारी कुल 22 हैं, लेकिन राष्ट्रभाषा हमारी कौन सी है? हिंदी। और इसके बाद 14 सितंबर 1953 का वो दिन था जब पहली बार हिंदी दिवस मनाया गया था। ध्यान रखना है, हिंदी दिवस की शुरुआत 1953 से हुई है, जबकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को हमारी राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाया गया था। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस राज्य ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो अभी हाल ही में 2019 की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग आई है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग हमें यह बताती है कि किसी भी राज्य के अंदर व्यवसाय करने के अवसर कितने सुगम हैं, कितने आसान हैं, वहाँ पर बिजनेस करना कितना इजी है किसी भी बिजनेसमैन के लिए, कि वहाँ पर जो लाइसेंस है बिजनेस का वो आसानी से मिलता है, टैक्स में छूट मिलती है, ज़मीनें वगैरह सही तरीके से मुहैया करवाई जा सकती हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, आंध्र प्रदेश जो है इस बार नंबर 1 पर आया इस रैंकिंग में। हालांकि पिछली बार भी आंध्र प्रदेश ही नंबर 1 था, तो आंध्र प्रदेश ने अपना रैंक इस बार भी बरकरार रखा है। देखिए, जो टॉप 5 के अंदर राज्य हैं इस बार, उनमें सबसे पहले आंध्र प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश, फिर तेलंगाना, मध्य प्रदेश, और 5वें नंबर पर राज्य है इस बार कौन सा? झारखंड, जहां कहीं किसी भी बिजनेस के लिए आसान होगा ग्रो करना। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि ये जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है, इसको कौन जारी करता है, तो मैं आपको बता दूं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यानी कि वाणिज्य एवं उद्योग जो मंत्रालय है उसके द्वारा ये सूची जारी की जाती है। और 2015 से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट की शुरुआत की गई थी। आपको कमेंट बॉक्स में मेरे को ये बताना है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यानी कि भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कौन है? कमेंट बॉक्स में मुझे आप टाइप करके जरूर बताएंगे। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वोडाफोन और आइडिया कंपनी ने हाल ही में मिलकर कंपनी का क्या नाम रखा है? तो आपको मैं बता दूं, टेलीकॉम इतिहास का सबसे बड़ा मर्जर जो है हुआ है हाल ही में वोडाफोन और आइडिया कंपनी के बीच में। आइडिया ने वोडाफोन कंपनी को खरीद लिया है और इन दोनों ने मिलकर एक नई कंपनी बनाई है और उसका नाम है VI। अभी हाल ही में VI का लोगो भी जो है जारी किया गया है। तो वोडाफोन और आइडिया अब एक हो चुके हैं और जो नई कंपनी बनी है उसका नाम है VI। तो देखो, वोडाफोन और आइडिया दोनों ब्रांड हैं, उनका अब नया ब्रांड VI हो चुका है। मैं आपको बता दूं कि जो वोडाफोन कंपनी है उसका सरकार के ऊपर बहुत सारा एडजस्टेड ग्रॉस रिवेन्यू बकाया था। लगभग 58,000 करोड़ रुपए का एडजस्टेड ग्रॉस रिवेन्यू जो है वोडाफोन को सरकार को पे करना था। एडजस्टेड ग्रॉस रिवेन्यू क्या होता है? देखिए, जो भी टेलीकॉम कंपनी कमाई करती है, जैसे आप लोगों से वो 1 रुपया लेती है, तो उसका लगभग 8% के आसपास उसको लाइसेंस फीस के रूप में या फिर स्पेक्ट्रम फीस के रूप में सरकार को देना होता है। उसको हम एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू कहते हैं। ये हर टेलीकॉम कंपनी को सरकार को जमा करवाना होता है, लेकिन वोडाफोन ने लंबे समय से ये नहीं करवाया था। लगभग 58,000 करोड़ रुपए का AGR उसके ऊपर बकाया था।
और इसके साथ लगभग 75,000 करोड़ रुपए का घाटा वोडाफोन कंपनी को हुआ था। और इसके बाद इस कंपनी की हालत खस्ता हाल हो गई और उसके बाद भारतीय कंपनी आइडिया जो कि आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है, उसके द्वारा इस वोडाफोन को खरीद लिया गया, जो कि टेलीकॉम सेक्टर की अब तक की सबसे बड़ी डील है, सबसे बड़ा एकीकरण मर्जर है। और इसके बाद अब ये दोनों कंपनियां एक हो चुकी हैं और नई कंपनी जो बन चुकी है वो कौन सी बन चुकी है? VI। अगले करंट अफेयर की ओर बढ़ते हैं हम। ब्रिक्स खेल 2021 की मेजबानी निम्न में से किस देश को सौंपी गई है? तो ब्रिक्स खेल 2021 की जो जिम्मेवारी सौंपी गई है वो इस बार सौंपी गई है भारत को। भारत इसकी मेज़बानी करेगा ब्रिक्स खेलों की। ब्रिक्स के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बता देते हैं। ब्रिक्स जो है 5 सबसे बड़ी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए जो ब्रिक्स है वो है क्या? 5 दुनिया की सबसे बड़ी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का समूह, जिसमें आप लोगों का ब्राजील आता है, रूस आता है, भारत आता है, चीन आता है और दक्षिणी अफ्रीका आता है। अगर मैं ब्रिक्स की बात करूं तो जो ब्रिक्स की स्थापना हुई थी बेटा वो 2009 में हुई थी। ठीक है, ब्रिक्स पहले ब्रिक कहलाता था। ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना, पहले साउथ अफ्रीका इसका हिस्सा नहीं था। तो जब ब्रिक बना वो साल 2006 था, लेकिन जब इसमें साउथ अफ्रीका भी शामिल हुआ 2009 में, उसके बाद ये संगठन क्या कहलाया? ब्रिक्स। ठीक है, और जो ब्रिक्स है वो एक आप लोगों का आर्थिक और सांस्कृतिक समूह है इन 5 अर्थव्यवस्थाओं का, जो आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग को आगे बढ़ाते हैं। ब्रिक्स जो देश हैं वो अपने खेलों का भी आयोजन करते हैं ये 5 हर वर्ष, और 2 इस बार के जो ब्रिक्स खेल हैं वो नहीं हो पाए कोविड-19 की वजह से। इनफैक्ट इस साल जो ब्रिक्स देशों की समिट थी वो भी रूस के अंदर होनी थी, वो भी कैंसिल हो गई। तो अगले जो ब्रिक्स खेल हैं 2021 के, उनका आयोजन भारत करेगा, और जो ब्रिक्स समिट है 2021 की, उसकी भी मेजबानी आपकी कौन करेगा? हमारा देश भारत करेगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए ब्रिक्स खेलों के बारे में। इसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं हम। भारत निम्न में से किन देशों के साथ मिलकर 5G तकनीक पर काम कर रहा है? तो आपको ऑलरेडी पता है हम 4G तकनीक को यूज़ कर रहे हैं। जियो भारत में 4G तकनीक को लेकर आया था और उसके बाद हमारे टेलीकॉम सेक्टर के अंदर क्रांति आ चुकी थी, लेकिन अब जल्दी भारत के अंदर 5G भी आने वाला है। और 5G के लिए भारत का सहयोग कौन कौन से देश कर रहे हैं? तो आपको मैं बता दूं, इजराइल और अमेरिका। इजराइल और अमेरिका वो देश हैं जो भारत का सहयोग कर रहे हैं 5G तकनीक के अंदर। और जो 5G सेवा है वो अगली पीढ़ी की सेल्युलर तकनीक है, जिसके बाद आपको जो दूर संचार प्रणाली है या इंटरनेट वगैरह और ज़्यादा फास्ट मिलेगा, डेटा स्पीड और ज़्यादा फास्ट मिलेगी। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है 5G के लिए भारत की कौन मदद कर रहा है? इजराइल और अमेरिका। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को निम्न में से किस पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है? तो कौन सा वो पुरस्कार है जिसके लिए हाल ही में ट्रंप बाबा को नॉमिनेट किया गया है? तो आपको बता दें, नोबेल शांति पुरस्कार के लिए डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनको जो है नॉमिनेट किया गया है। आपको मैं बता दूं कि जो डोनाल्ड ट्रंप है, इनको नोबेल पुरस्कार, शांति नोबेल पुरस्कार के लिए इसलिए नामित किया गया है क्योंकि इन्होंने पीछे कुछ समय पहले इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में एक शांति समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लंबे समय से इजराइल और UAE के बीच में जो है दुश्मनी थी, उन दोनों के बीच में किसी भी प्रकार की बातचीत नहीं थी, उनके बीच में राजनयिक संबंध नहीं थे, और डोनाल्ड ट्रंप ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए इनके राजनयिक संबंधों को पीछे बहाल किया था। तो इस काम के लिए जो डोनाल्ड ट्रंप को शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए इसके नामित किया गया। इससे पहले 2018 में भी डोनाल्ड ट्रंप को शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था, लेकिन उनको उस साल नहीं मिल पाया था। देखते हैं इस बार कि डोनाल्ड ट्रंप को मिलता है कि नहीं। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। इसके बाद बॉलीवुड के किस जाने माने एक्टर को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का प्रमुख नियुक्त किया गया है? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा फिल्म इंडस्ट्री के लिए मक्का मदीना की तरह, यहाँ से काफ़ी सारे जो हैं फिल्मी सितारे वगैरह निकलते हैं, एक्टिंग वगैरह सीखते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं। और जो इस बार इसका प्रमुख नियुक्त किया गया है, चेयरमैन नियुक्त किया गया है, वो परेश रावल जी को नियुक्त किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स के अंदर पहले भी पूछा जा चुका है। तो परेश रावल जो हैं इस बार नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के प्रमुख जो है नियुक्त किए गए हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बॉलीवुड के जाने माने एक्टर परेश रावल को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
और ये बीजेपी के पूर्व लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं गुजरात से। और रामनाथ कोविंद जो भारत के राष्ट्रपति हैं, इन्होंने घोषणा की है, इन्होंने अपॉइंट किया है हमारे परेश रावल जी को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का प्रमुख। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम में भारत 26 अंक के नुकसान के साथ निम्न में से किस स्थान पर पहुंचा है? तो इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम में भारत को 26 अंक का नुकसान हुआ है, 26 अंक नीचे आया है इस बार, और इस बार भारत को मिला है 105वां स्थान। ठीक है, इससे पहले पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की रैंकिंग भी बता चुका हूं भारत की। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत का ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इस बार कौन सा स्थान था, पिछले वीडियो में जाकर देख लेना आप लोग। तो इस बार 105वें स्थान पर आया इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम में, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में। आपको मैं बता दूं, आर्थिक स्वतंत्रता जो सूचकांक है, इसमें जो प्रथम 10 देश हैं उनमें आप लोगों का न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस, जॉर्जिया, कनाडा, आयरलैंड वगैरह शामिल है। तो नंबर 1 पे कौन सा है? न्यूजीलैंड है। ठीक है, तो और ये बताता है कि किसी भी देश के अंदर जो आर्थिक रूप से कितनी स्वतंत्रता है, चाहे वो वहाँ के निवासी हों, चाहे वहाँ के उद्योग वगैरह हों। ठीक है, तो वहाँ पर आर्थिक रूप से कितनी स्वतंत्रता है, ये सब देखा जाता है इस इंडेक्स के अंदर। इसके बाद केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के किस जिले को राज्य का पूरी तरह से डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला जिला घोषित किया है? ठीक है, तो आपको मैं बता दूं, विरुधनगर जो है, विरुधनगर को तमिलनाडु का एक जिला है जिसको पूरी तरीके से डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला पहला जिला घोषित किया गया। आप तमिलनाडु के मैप में यहाँ पर देख सकते हैं, ये विरुधनगर है। और विरुधनगर को पहला डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला जिला इसलिए घोषित किया गया है क्योंकि यहाँ पर जितने भी प्रतिष्ठान और इकाइयाँ हैं वो नकदी लेन देन के विभिन्न तरीकों को इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि नकदी रहित लेन देन के तरीकों को इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे आपका डेबिट कार्ड वगैरह, इंटरनेट बैंकिंग है, QR कोड वगैरह है, यानी कि नकदी लेन देन यहाँ पर बहुत कम हो रहा है। ठीक है, इसीलिए। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये जिला खास तौर पर जो है आतिशबाजी उद्योग के लिए जाना जाता है। बम पटाखे वगैरह यहाँ पर बनाए जाते हैं और डिजिटल लेन देन यहाँ पर ज़्यादा हो रहा है, ऑनलाइन जो है पेमेंट वगैरह इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से। इसीलिए इसे डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला पहला जिला घोषित किया गया है। इसके बाद प्रथम अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस कब मनाया जाता है और कब मनाया गया? तो इस बार हमारा पहला जो है स्वच्छ वायु दिवस मनाया गया है, और स्वच्छ वायु दिवस 7 सितंबर को, पहला स्वच्छ वायु दिवस कब मनाया गया बेटा? 7 सितंबर को मनाया गया है। तो पहला स्वच्छ वायु दिवस 7 सितंबर को मनाया गया। प्रकाश जावड़ेकर हमारे जो पर्यावरण मंत्री हैं, इन्होंने इसकी घोषणा की और इसकी थीम थी नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायु। तो नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायु के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस पहली बार हमने मनाया है। कितनी तारीख को बेटा? 7 सितंबर को। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जीवन बीमा कंपनी बजाज आलियांज ने किस अभिनेता को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो जीवन बीमा कंपनी जो बजाज आलियांज है, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी है ये, और लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, इसने आयुष्मान खुराना जो कि बॉलीवुड स्टार हैं, इनको अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। आप यहाँ पर आयुष्मान खुराना जी को देख सकते हैं, काफ़ी चॉकलेटी बॉय हैं। आयुष्मान खुराना को बजाज आलियांज जो कि निजी क्षेत्र की जो इंश्योरेंस कंपनी है, हमारी जो LIC है वो सरकारी क्षेत्र की इंश्योरेंस कंपनी है, लेकिन निजी क्षेत्र में बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनियां, जैसी आपकी ICICI प्रूडेंशियल है, आपकी बिरला सन लाइफ है, आपकी मैक्स लाइफ इंश्योरेंस है, इसी प्रकार से आपकी बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस है। और इन्होंने आयुष्मान खुराना जी को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इसके बाद विश्व साक्षरता दिवस। देखिए, विश्व साक्षरता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड लिटरेसी डे। यहाँ पर हमारा राष्ट्रीय साक्षरता दिवस नहीं पूछा मैंने, वर्ल्ड लिटरेसी डे पूछा, और ये मनाया जाता है बेटा 8 सितंबर को। देखिए, 5 सितंबर को हमारा मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में, और 8 सितंबर को मनाया जाता है विश्व शिक्षक दिवस। और 8 सितंबर 1966 को पहला वैश्विक शिक्षक दिवस मनाया गया था।
और ये शिक्षक दिवस मनाया जाता है जो यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस, वहाँ पर। तो आपसे ये पूछ लिया जाए कि वर्ल्ड लिटरेसी डे किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो उसका आंसर है यूनेस्को के द्वारा। और 2020 के जो लिटरेसी डे, वर्ल्ड लिटरेसी डे की जो थीम है वो क्या है, लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड। तो कोविड-19 के दौरान जो है शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इस बार जो है ये थीम रखी गई है, लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड। इसके बाद अगले करंट अफेयर की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा देश हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल HSTDV तैयार करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है? ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है और बड़ा इंटरेस्टिंग करंट अफेयर भी है कि हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल बनाने वाला दुनिया का चौथा देश कौन सा बन गया है, तो वो है हमारा देश भारत। मेरा भारत महान। एक बार फिर जो है दुनिया को भारत ने दिखा दिया कि वो टेक्नोलॉजी के अंदर किसी से भी पीछे नहीं, और स्पेस टेक्नोलॉजी में लगातार भारत जो है झंडे गाड़ता आ रहा है। देखिए मैं बता दूं, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल जो है ये क्या है, ये एक प्रकार का लॉन्चिंग व्हीकल है। ठीक है, और इस की सहायता से हम लोग जो है मिसाइल और प्रक्षेपास्त्र, जो आपके सैटेलाइट्स वगैरह हैं, उन दोनों को हम ले जा सकते हैं। हम जो सुपरसोनिक मिसाइल्स हैं उनको भी ले जा सकते हैं, और जो हमारे सैटेलाइट्स वगैरह हैं उनको भी ले जा सकते हैं। पहली बात, जो हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल होते हैं वो ध्वनि की गति से भी लगभग 6 गुना अधिक स्पीड से चलते हैं, और इनकी स्पीड लगभग 20 किलोमीटर प्रति सेकंड के आसपास होती है। ध्वनि से भी 6 गुना अधिक इनकी स्पीड होती है। और ये जो आप लोगों का इस बार जो लॉन्चिंग व्हीकल बनाया गया है, इसमें खास बात यह है कि इसमें ईंधन के रूप में जो है ऑक्सीजन को प्रयोग किया जाएगा। ईंधन के रूप में किसको प्रयोग किया जाएगा? ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजन जो ये यूज़ करेगा, ये हमारे वातावरण की ऑक्सीजन को यूज़ करेगा, एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन को ही ईंधन के रूप में यूज़ करेगा। और इसके माध्यम से मैं बताया जो आपकी मिसाइल्स हैं, हाइपरसोनिक सुपरसोनिक मिसाइल्स हैं, और हमारे सैटेलाइट्स दोनों को ले जाया जा सकता है। इससे पहले ये तकनीक केवल और केवल मैं बता दूं USA के पास, चीन के पास और रशिया के पास थी, और भारत दुनिया का चौथा देश बन गया है जिसके पास ये तकनीक आई है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। भारत ने किस रेडियो खगोल विज्ञान के जनक का महाराष्ट्र के पुणे में निधन हो गया? तो भारत के रेडियो खगोल विज्ञान के जनक, पितामह, फादर जो थे गोविंद स्वरूप जी, उनका पीछे जो है निधन हो गया महाराष्ट्र के अंदर। ये देखिए, ये गोविंद स्वरूप जी की तस्वीर है, काफ़ी जिंदा दिल इंसान है गोविंद स्वरूप जी। भारत के रेडियो खगोल विज्ञान के जनक डॉक्टर गोविंद स्वरूप का महाराष्ट्र के पुणे में निधन हो गया। ये 51 वर्ष के थे। इनके द्वारा पुणे के पास नारायण गांव के अंदर एक विशाल रेडियो टेलीस्कोप भी लगाया गया, जो कि भारत का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप था, जिसकी मदद से हम अंतरिक्ष के बारे में बहुत सारी जो है जानकारी प्राप्त कर सकते थे। डॉक्टर गोविंद स्वरूप जो है पद्मश्री पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है भारत सरकार के द्वारा। इसके बाद अगले करंट अफेयर की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस एयरपोर्ट का नाम भगवान श्री राम के नाम पर करने की घोषणा की है? तो पिछले काफ़ी समय से राम का नाम जो है बड़ी तेज़ी से गूंज रहा है। भगवान श्री राम का मंदिर जो है अयोध्या में बनकर तैयार होने वाला है जल्दी। ठीक है, उसका कार्य शुरू हो गया है, और अब अयोध्या एयरपोर्ट जो है उसका नाम भी भगवान श्री राम के नाम पर रखा जाएगा, और इस एयरपोर्ट का नाम रखा जाएगा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। हमारे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ ने ये घोषणा की है, और लगभग 2021 तक इस एयरपोर्ट का काम पूरा हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप लोग जो है इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको जो नए नए वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन जो है वो टाइम पे मिलता रहे। इसके बाद अगले करंट अफेयर की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु नदियों में क्रूज चलाने की शुरुआत की गई है? तो कोविड-19 के अंतर्गत पर्यटन और पर्यावरण दोनों को काफ़ी हानि पहुँची है। तो पर्यटन को वापस जिंदा करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए उड़ीसा ने अपनी नदियों में क्रूज चलाने की जो है घोषणा की है। क्रूज जो है बड़े जहाज होते हैं
जिनके अंदर सारी सुविधाएं वगैरह होती है, होटल, रेस्टोरेंट, बार वगैरह होते हैं, और इसमें जो है आप लंबे समय तक छुट्टियां वगैरह बिता सकते हैं पानी के अंदर। तो समुद्र के अंदर बड़े क्रूज चलते हैं, नदियों के अंदर थोड़े छोटे क्रूज चलते हैं। तो उड़ीसा ने अपने यहाँ की जो नदियाँ हैं, ब्राह्मणी नदी है, वहाँ पर महानदी वगैरह है, इन नदियों के अंदर जो है क्रूज चलाने की योजना बनाई है ताकि वहाँ पर जो है पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके। यहाँ पर देखो नीचे लिखा हुआ है महानदी के अंदर जो है या चिल्का झील के अंदर भी ये क्रूज वगैरह चलाए जा सकते हैं। तो इसके बाद अगले करंट अफेयर की और, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य निम्न में से कौन सा बन गया। तो पीछे आप लोगों ने सुना है कि नई शिक्षा नीति हमारे देश ने जारी की है। इसके ऊपर हमने एक बड़ा शानदार वीडियो भी बनाया था, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। विस्तृत जानकारी नई शिक्षा नीति के बारे में जो है ले सकते हैं आप वहाँ से। और नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य हमारा बन गया है कौन सा बेटा, हिमाचल प्रदेश जो है नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया। वहाँ पर 43 जो है लोगों की टास्क फोर्स टीम भी बनाई गई थी इस नई शिक्षा नीति पर विचार करने के लिए। और उसके बाद जो हमारे हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री है गोविंद सिंह ठाकुर, इन्होंने फैसला किया कि राज्य के अंदर नई शिक्षा नीति को लागू किया जाए और इसके लिए विश्वविद्यालयों के कुलपति, स्कूल कॉलेजों के जो अध्यापक वगैरह हैं उनको भी नोटिस वगैरह भेज दिया गया है। और हिमाचल प्रदेश हमारे भारत का पहला राज्य बन गया है नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला। ठीक है, इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में निम्न में से कौन सा खिलाड़ी 100 गोल करने वाला दुनिया का दूसरा खिलाड़ी बन गया है। भाई क्रिकेट में जैसे रन बनते हैं ना, वैसे फुटबॉल में गोल नहीं होते। ठीक है, हजारों में नहीं होते, गोल करना बड़ा ही मुश्किल होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं 100 गोल करने वाला दुनिया का केवल और केवल दूसरा खिलाड़ी, यानी कि इससे पहले केवल एक ही खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल के अंदर 100 गोल कर पाया है। तो ये व्यक्ति कोई और नहीं, महान फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं, जो कई लोगों के दिल की धड़कन है। ठीक है ना, कई लोगों के जो है आइडल हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो दुनिया के केवल दूसरे खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने 100 गोल का आंकड़ा पूरा किया है। इससे पहले जो 100 गोल अभी तक बनाए हैं वो केवल और केवल अली देई, ईरान के अली देई जो हैं, इनके द्वारा ही 100 गोल का आंकड़ा जो है छुआ गया है। 109 गोल हैं अली देई के, जो कि इंटरनेशनल रिकॉर्डर क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो हैं इनके अब 101 गोल हो गए हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जो अपना सबसे पहला गोल किया था वो 2004 में किया था। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो महान फुटबॉलर। ठीक है, इसके बाद हाल ही में किस देश ने कोरोना के टीके को आम जनता के लिए जारी कर दिया है। तो भारत में तो पता नहीं कब आएगा कोरोना का टीका, सभी लोग डरे बैठे हैं, शिक्षण संस्थान भी अभी तक बंद हैं। लेकिन रूस के लोगों को बहुत बहुत बधाई कि उनके यहाँ की सरकार ने कोरोना के टीके को आम जनता के लिए जारी कर दिया है। काफ़ी लंबे समय से रूस के अंदर कोरोना का टीका जो है चर्चा का विषय बना हुआ था। स्पुतनिक 5 इस दवा का, इस टीके का नाम है, जो कि रूस ने डेवलप की है ये वैक्सीन। और ये वैक्सीन जो है गामालेया नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी के द्वारा बनाया गया है और इसे अब आम जनता के लिए भी रूस के द्वारा मुहैया करवाया गया है। इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट आए हैं इस वैक्सीन के। जल्द ही भारत को भी जो है रूस ये वैक्सीन देने वाला है, ये पहले वाले करंट अफेयर में मैं बता चुका हूँ। इसके बाद खाद्य नियामक, भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फसाई जिसे आप बोलते हैं, ने स्कूल परिसरों के कितने मीटर के दायरे और स्कूल की कैंटीन के अंदर जंक फूड की बिक्री और विज्ञापन पर रोक लगा दिया है। तो जंक फूड यानी कि बर्गर, पिज्ज़ा, चाउमीन, समोसे, ठीक है, आइसक्रीम वगैरह, इनकी 50 मीटर तक के दायरे के अंदर, स्कूल और शिक्षण संस्थान के 50 मीटर के दायरे के अंदर इन खाद्य पदार्थों की बिक्री पर और इनकी एडवर्टीजमेंट पर फसाई ने रोक लगा दी है। तो जो लोग हैं जंक फूड के शौकीन, उनके लिए बुरी खबर कि फसाई ने 50 मीटर तक के दायरे जो है उसके अंदर जितने भी स्कूल, उसके अंदर जो स्कूल हैं, शिक्षण संस्थान है, वहाँ पर आप ना तो जंक फूड की एडवर्टाइज़ कर सकते हैं और ना ही जो है बिक्री कर सकते हैं। क्योंकि आप लोगों को पता है जो जंक फूड वगैरह होते हैं इनमें काफ़ी मात्रा में संतृप्त वसा, ठीक है, संतृप्त वसा जिसको ट्रांस फैट बोलते हैं, आप लोगों को सैचुरेटेड फैट होता है, चीनी नमक की मात्रा अधिक होती है जो कि बच्चों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। तो अब जो कैंटीन है
या जो स्कूल के बाहर हैं, आप लोगों को इन खाद्य पदार्थों की बिक्री होती हुई नहीं मिलेगी। फसाई के बारे में बता देता हूँ, ये इंडिया की फूड स्टैंडर्ड जो है ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को निर्धारित करने के लिए 2011 में बनाई गई थी। जो FSI है 2011 के अंदर बनाई गई थी। फूड सिक्योरिटी एक्ट 2006 के नियमों के अनुसार इसकी स्थापना 2011 में की गई थी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने अपने खाता धारकों की दुर्घटना या बीमारी से होने वाली मौत के कारण उनके नॉमिनी को कितने लाख रुपए का बीमा देने की घोषणा की है। तो EPFO ने अभी घोषणा की है कि अगर उनके खाता धारक जो हैं दुर्घटना या बीमारी से उनकी मौत हो जाती है तो उनको 7 लाख रुपए का बीमा दिया जाएगा। हाल ही ने EPFO ने ये घोषणा की। इससे अलावा मैं बता दूं, EPFO ने पीछे जो उनकी ब्याज दर है, कोविड-19 के दौरान ब्याज दर जो है EPFO ने 8.5% देने की घोषणा की, और ये जो ब्याज है ये इस बार 2 किस्तों में दिया जाएगा, सिंगल किस्त के अंदर नहीं दिया जाएगा। तो EPFO की इस बार ब्याज दर भी ध्यान रखें 8.5% रहेगी, और ये भी जो है 2 किस्तों के अंदर दी जाएगी। और EPFO ने अपने खाता धारकों के लिए जो इंश्योरेंस पॉलिसी दी है वो 7 लाख रुपए की दी है। इसके बाद बॉलीवुड के किस प्रसिद्ध अभिनेत्री को महाराष्ट्र के सत्तारूढ़ दल के राजनेताओं के साथ विवाद के मध्य जगह गृह मंत्रालय द्वारा Y+ श्रेणी की सुरक्षा दी गई है? भाई ये क्वेश्चन तो कौन ऐसा इंसान है जो नहीं जानता होगा? अगर वो नहीं जानता तो खत्म टाइप का इंसान है भाई। काफ़ी चर्चा में ये क्वेश्चन था, और इसका आंसर कंगना रनौत जी हैं। कंगना रनौत जी जो बॉलीवुड की अभिनेत्री हैं, इनके द्वारा जो है पीछे मांग की गई थी केंद्र सरकार से कि उनको Y+ जो है सुरक्षा दी जाए, और उसके बाद इनको Y+ सुरक्षा मिल भी गई। देश के अंदर बहुत सारी महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, रेप होता है, हमारे बहुत सारे सैनिक मारे जाते हैं, बहुत सारे अत्याचार होते हैं, उनको तो Y+ सुरक्षा नहीं मिलती। लेकिन एक बॉलीवुड की अभिनेत्री ने जो है Y+ सुरक्षा मांगी और उसे प्लेट में रखकर Y+ सुरक्षा दे दी गई। ये सब राजनीति है। तो मैं Y+ सुरक्षा के बारे में बता दूं, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। 11 सुरक्षाकर्मी मिलते हैं इसमें, जिसमें 2 से 3 कमांडो होते हैं, और ये सुरक्षाकर्मी CRPF के होते हैं, आपके सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जो है उसके कमांडो और सुरक्षाकर्मी होते हैं। 11 लोगों का सुरक्षा दायरा होता है जो वायु सुरक्षा से ऊपर केवल 2 सुरक्षा और होती हैं, Z और Z+। ठीक है, तो कंगना रनौत जी को वायु सुरक्षा दी गई है। इसके बाद ऑस्ट्रिया के निम्न में से किस टेनिस खिलाड़ी ने US ओपन जीतकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है? ठीक है, तो इसका नाम है डोमिनिक थीम। डोमिनिक थीम ऑस्ट्रिया के आपके टेनिस प्लेयर हैं, और उन्होंने अपना पहला ग्रैंड स्लैम जीता है US ओपन। ठीक है, आपको मैं बता दूं 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं जो कि बैडमिंटन के सबसे बड़े टूर्नामेंट होते हैं। एक होता है आपका US ओपन, एक होता है आपका US ओपन, एक आपका होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, एक आपका होता है इंग्लिश ओपन, ठीक है, और एक आपका होता है फ्रेंच ओपन। ये 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं आप लोगों के टेनिस के अंदर। और जो आपके डोमिनिक थीम है, इन्होंने कौन सा ग्रैंड स्लैम जीता है? US ओपन, और ये इनके करियर का पहला ग्रैंड स्लैम है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखें, काफ़ी बार जो है ग्रैंड स्लैम वगैरह एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड ने अपने बाल अधिकार अभियान फॉर एवरी चाइल्ड के लिए किस अभिनेता को अपना सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया है? तो आयुष्मान खुराना जी को यूनिसेफ ने अपने अभियान फॉर एवरी चाइल्ड के लिए सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया। तो अभी पीछे बजाज आलियांज ने भी अपना इनको ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है, और यूनिसेफ ने भी अपना सेलिब्रिटी एडवोकेट बना दिया। मैं बता दूं, यूनिसेफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों के लिए काम करने वाली संस्था है, जिसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। इसकी अगर मैं स्थापना की बात करूं, यूनिसेफ की 1946 में यूनिसेफ की स्थापना हुई थी, और जो न्यूयॉर्क है इसके अंदर जो है इसका मुख्यालय है यूनिसेफ का। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों के लिए जो है फंड इकट्ठा करती है, उनके विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए संस्था काम करती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता एवं आर्य सभा के किस संस्थापक का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो बड़े ही
इम्पोर्टेंट जो है व्यक्ति हैं, ये बड़े समाज सेवी हैं स्वामी अग्निवेश जी, भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। स्वामी अग्निवेश जी का जो है पीछे निधन हो गया। स्वामी अग्निवेश जी के बारे में बता दूं, स्वामी अग्निवेश जी एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। 81 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। 12 सितंबर 1939 को इनका जो है जन्म हुआ था। अपनी बेबाक टिप्पणियों के लिए स्वामी जी जाने जाते थे। 1970 में इन्होंने आर्य सभा के नाम से एक राजनीतिक पार्टी बनाई थी। 1977 में ये हरियाणा विधानसभा से चुने गए थे और 77 में जब देवीलाल जी की सरकार थी उस समय ये शिक्षा मंत्री भी रहे थे 1977 में। 1981 में इन्होंने बंधुआ मुक्ति मोर्चा नामक संगठन भी बनाया था और जो बंधुआ मजदूर हैं उनके लिए इन्होंने आवाज़ भी उठाई थी और उसके लिए बड़ा प्रयास भी किया था। और 2011 के अन्ना आंदोलन के अंदर भी इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था स्वामी अग्निवेश जी ने। इसके बाद अगले करंट अफेयर की ओर, केंद्र सरकार की स्टार्टअप रैंकिंग में निम्न में से किस राज्य ने एक बार फिर से पहला स्थान हासिल किया है? ठीक है, फिर से मतलब पिछली बार भी यही थे। स्टार्टअप रैंकिंग का मतलब होता है नए जो उद्यमी होते हैं उनके लिए व्यवसाय के अवसर आसान बनाना। तो गुजरात जो है, गुजरात एक बार फिर से स्टार्टअप रैंकिंग के अंदर प्रथम स्थान पर है। तो स्टार्टअप रैंकिंग जो है ये DPIIT द्वारा जो है जारी की जाती है और इस बार भी जो है गुजरात, पिछली बार भी गुजरात जो है वो नंबर 1 पर था और इस बार भी गुजरात जो है नए उद्यमियों के लिए अवसर मुहैया करवाने में नंबर 1 रहा है। और अगर हाँ मैं बात करूं केंद्र शासित प्रदेशों में तो अंडमान निकोबार, अगर स्टेट्स में गुजरात है तो केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान और निकोबार जो है वो प्रथम स्थान पर रहा है स्टार्टअप रैंकिंग में। तो ये जो हैं हमारे इस बार के एक और बच गया, हाल ही में कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो कर्नाटक का जो हुबली रेलवे स्टेशन है उसका नाम श्री सिद्धरुदा स्वामी जी रेलवे स्टेशन कर दिया गया है, नाम बदल दिया गया है। हुबली के बारे में बता दूं, हुबली जो है ये दक्षिणी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय भी है। हमारे जो 18 रेलवे जोन हैं, ठीक है, उनमें से जो दक्षिणी पश्चिमी रेलवे उसका मुख्यालय भी है हुबली, और हुबली का नाम बदलकर श्री सिद्धरुदा स्वामी जी रेलवे स्टेशन जंक्शन कर दिया गया है। इससे पहले 2015 में हुबली का नाम हुबली भी किया गया था। देखिए यहाँ पर स्पेलिंग आप देख सकते हैं, HUBLI था, बाद में HUBBALLI भी किया गया था। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। हुबली जो आपका कर्नाटक में पड़ता है, कौन से राज्य में पड़ता है बेटा? कर्नाटक के अंदर हुबली पड़ता है और ये दक्षिणी पश्चिमी रेलवे का हेडक्वार्टर भी है। तो ये थे हमारे 7 से 14 सितंबर तक के करंट अफेयर। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, और पसंद आया तो भाई लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अगर टाइम पे चाहिए तो बेल आइकन को प्रेस कर देना। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।